अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर इकरम। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपकी क्लासिफिकेशंस को डील कर रहे होंगे, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करना आपने पढ़ा था। अब उनको जो है हम क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन कह रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का, एंड देन फिर हम डेट इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद हम फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ जा रहे होंगे, यानी पहले फाइनेंशियल एसेट्स एंड देन फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है? कहता है आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, यानी आपने कुछ शेयर्स लिए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, उसमें आपका क्या होगा? फाइनेंशियल एसेट। और लेकिन क्या पर्पस क्या है? आपने रखे हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब ये क्या क्लासीफाई होगा? क्या ये आपका जो है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में फॉलन कर रहा होगा या प्रॉफिट एंड लॉस में? अमोर्टाइज कॉस्ट तो यहाँ पे अप्लाई टोटली होती ही नहीं है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाले केस में। सो अब जो आपने पढ़ा था कि जब आपने अदर देन यानी ट्रेडिंग पर्पस के अलावा अगर कोई हो तो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, और जो ट्रेडिंग पर्पस के अलावा यानी जो होगा वो जा रहा होगा आपकी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, और जो आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा। सो आपका जो ये वाली इन्वेस्टमेंट होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉपर क्लासीफाई हो रही होगी। अब सेकंड में क्या कहता है? कहता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, the entity has no intention of selling the shares for foreseeable future। आपने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। हमारे पास दो ही कैटेगरीज होती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस की और दूसरी ओसीआई की, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की। अब ये कहाँ पे क्लासीफाई होगा? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में कहते हैं कि ऐसे क्लासीफाई हो रही होगी आपके इंस्ट्रूमेंट जिनमें आपका जो कंसर्न होगा वो ट्रेडिंग नहीं होगा, जो ट्रेडिंग के पर्पस के लिए नहीं होंगे। सो ये कहाँ पे जा रहा होगा? ओसीआई में क्लासीफाई हो रहा होगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कहता है? कहता है जी XYZ लिमिटेड मेक्स अ लार्ज बॉन्ड, यानी वो कह रहा है कि XYZ लिमिटेड ने कोई लार्ज बॉन्ड इशू किए हैं मार्केट में। किन किन कंपनीज ने खरीदे हैं वो कंपनीज अब आपको बता रहा है, A, B एंड C लिमिटेड। ईच बाय आइडेंटिकल ₹10 मिलियन बॉन्ड्स, यानी 1 करोड़ के हर बंदे ने, हर कंपनी ने जो है वो बॉन्ड्स परचेज किए हैं। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। A लिमिटेड होल्ड्स बॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टू मैच्योरिटी। अब आपने क्या पढ़ा था कि यानी उसमें एक बिजनेस जो है वो देखना होता है, आपने बिजनेस साइकिल और बाद में कैश साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल में क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका था उसमें उसने प्रॉपर आपको बताया हुआ था कि अगर आप उसमें देख रहे हो तो उसने आपको बताया हुआ था कि क्या आपका बिजनेस साइकिल अमोर्टाइज कॉस्ट में जो है वो क्या बताता था कि बिजनेस साइकिल में जो सारे के सारे होंगे कैश फ्लो वो सिर्फ आपने कलेक्टिंग कैश फ्लोज के लिए होगा और उसकी मेच्योरिटी के लिए होगा, ठीक है। अब उसमें आपने उसको सेलिंग पर्पस के लिए नहीं रखा होगा, ठीक है। तो ये फिर कहाँ पे फॉल इन कर रहा होगा? अमोर्टाइज में। साथ साथ इनको पढ़ते भी जाइएगा उन क्लासिफिकेशंस को। फर्स्ट अमोर्टाइज में फॉल कर गया। सेकंड बी में क्या कहता है? बी लिमिटेड होल्ड्स बॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बट सेल्स देम ऑन द मार्केट व्हेन प्राइसेस आर फेवरेबल। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करने के लिए उसने रखे हुए कि जी मैंने परचेज किया तो मैंने ट्रेड कर देने। यहाँ पे उसने क्या कहा था जब हमने दूसरा अपना पढ़ा था क्लासिफिकेशन, इसमें जो हमारी थी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की, उसमें उसने बताया था बिजनेस साइकिल में कि क्या होगा उसकी इंटेंशन। उसकी इंटेंशन ये ना होगा कि मैंने जी इसको ट्रेड करना है, बल्कि उसकी इंटेंशन होगा मैंने इसे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी लेने हैं और इसको मैंने सेल करना है अगर कोई मुझे अच्छी ऑफर मिल जाए मार्केट में तब। तो ये कहाँ पे फॉल इन कर रहा होगा? आपका ओसीआई में क्लासीफाई हो रहा होगा। ओके हो गया। अब सी लिमिटेड बाइज बॉन्ड्स टू ट्रेड इन देम। अब यहाँ पे आपके पास एक अलग कैटेगरी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, जो इनमें ना फॉल हो रहा होगा वो कहाँ पे जा रहा होता था? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी इंटेंशन कौन सी है? उसको ट्रेड करने की। ओके, अब ये हम एक देखते हैं। कहता है एक और है, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज की है। 12% बैंक लोन ऑब्टेन बाय ए लिमिटेड पेएबल इन 5 इयर्स टाइम। अब आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल लायबिलिटीज का कि सारी की सारी मोटाइज कॉस्ट में जो है वो जारी होंगी। एक्सेप्शन इसकी थी, कुछ एक्सेप्शन इसकी क्या थी कि फेयर वैल्यू पे तब जारी होगी जब कोई आपका कोई म्यूचुअल फंड यानी कुछ ऐसे हो जिसमें अकाउंटिंग इश्यूज आ रहे हो, ट्रीटमेंट के कोई कंफ्लिक्ट आ रहा हो तो फिर। अब यहाँ पे ये सारे का ये कहाँ पे जारी होगी? इसमें पेबल आपने 5 ईयर टाइम में, तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे जारी होगी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के तौर पे जो है ये क्लासीफाई होगी। ओके, 8% लोन नोट्स इशूड बाय सी लिमिटेड। लोन नोट्स 8% इशू हुए तो ये भी कहाँ पे जारी होगी? आपकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में। फिर अ शॉर्ट टाइम करेंसी स्वैप entered into by B4 Bank Limited which is currently अनफेवरेबल, यानी बैंक बी लिमिटेड ने आपसे जो है आज शॉर्ट टर्म करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था इनटू बैंक बी विच इज जो है अनफेवरेबल है। दीस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर यूजुअली फीचर्स ऑफ B4 बैंक लिमिटेड बिजनेस फंक्शन। तो ये कहाँ पे जा रही होंगी? ये अब आपकी जा रही होंगी फेयर वैल्यू पे।
ओके, अब ट्रेड पेबल जितने भी होंगे वो भी सारे के सारे आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रहे होंगे। सो ये थे आप हमने कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए सिनेरियोज कि जिनमें हमने देखा इक्विटी की भी, डिबेंचर की भी और फाइनेंशियल लायबिलिटी की, ताकि जो आपको पता चले जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको आपने कैसे अप्लाई करना है। सो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनसे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग आउट हुए होंगे। इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।